स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस आईपी की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 का हम लोगों ने जो 7 समझा है वो स्क्रीन को शेयर करके मैंने आपको समझाया है। उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें कि किस तरह से नेटबीन्स शुरू होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, किस तरह से उसके अंदर कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं, किस तरह से पैनल जोड़ा, लिस्ट बॉक्स जोड़ी, टेक्स्ट बटन, टेक्स्ट फील्ड जोड़ी, बटन्स जोड़े, ठीक है। ये जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर किस तरह से जोड़े जाते हैं वो सब हम लोगों ने उसके अंदर प्रैक्टिकली स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाया है। अब हम जो चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं इसमें पहले हमको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने रहेंगे। इसकी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्या है, इसलिए हम लोग बोर्ड पे आए हैं। फिर जब प्रैक्टिकल चालू होंगे तो हम प्रैक्टिकल स्क्रीन शेयर करके करेंगे। अभी चैप्टर नंबर 8 जावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आपका जो है चैप्टर, उसका रिवीजन टूर सेकंड है। रिवीजन टूर 1 जो आपका 7 सातवां चैप्टर है उसका हम लोगों ने कहा। इस चैप्टर का भी पार्ट हम लेके आ रहे हैं। ये चैप्टर भी लगभग आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका नाम रिवीजन टूर सेकंड है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था उसमें, थोड़े से उसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले इन लोगों ने आपको दे रखी है अपनी बुक के अंदर, अगर आप देखें पेज नंबर 168 पर, ठीक है, 168 नंबर के पेज पे अगर आप देखें तो सबसे पहले दिए हैं टर्मिनोलॉजीज, ठीक। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनके बारे में उन्होंने बताया है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी बताई उन्होंने ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे मैं अभी बात करूं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम, ठीक है, जैसे हम लोगों ने नाम की डेफिनेशन पढ़ रखी है उसी तरह से, ठीक है। तो ये जो नाम है किसी व्यक्ति का व्यवहार करने का तरीका है, किसी वस्तु का कोई नाम देते हैं तो वो नाम उसके व्यवहार के अनुसार दिया गया है, किस तरह से उसको नाम को दिया गया है, ठीक है। वो स्पेशली नाम का प्रयोग अगर आपकी प्रोग्रामिंग में हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होते हैं। उदाहरण के लिए आपकी बुक में भी उदाहरण दे रखा है, मैं भी उस उदाहरण को बोलता हूँ। जैसे एक डॉग है, एक कुत्ता है, जो क्या कर रहा है कि उसकी पहचान कैसे हो रही है, उसके व्यवहार से, लाइक बोलने के उसका भौंकने के स्टाइल से, उसकी पूंछ से, उसके रंग से, उसकी नस्ल से, ठीक है। तो इसी तरीके से आप उसको एक नाम देते हो कि ये डॉग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उस तरह का और भी कोई जानवर होगा, लेकिन क्या होता है हम उसकी जो व्यवहार है उससे हम उसको डॉग बोलते हैं कि ये डॉग ही ऐसा करता है और दूसरा जानवर ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है उसको हमने उससे पहचान दी। तो किसी भी चीज का नाम देना, ठीक है, वस्तुएं हैं जो स्टेट व्यवहार के आधार पर चलती है, ठीक है, उन सभी को क्या करा जाता है, आप उसके आधार पर लेते हैं कि भैया उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। फॉर एग्जांपल एक चौक है, चौक क्यों बोला, ठीक है। एक प्लेट है तो उसको प्लेट क्यों बोला, एक फैन है तो उसको फैन क्यों बोला, उनके नाम, उन नाम का डायरेक्ट प्रयोग करना ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब जो दूसरी आपकी टर्मिनोलॉजी है वो है क्लास। इन सबको हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर आगे और पढ़ेंगे। क्लास जो होता है, ये क्लास एक तरह के टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, या हम अपना ब्लूप्रिंट के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का व्यवहार, उसकी अवस्था का वर्णन करके इस ऑब्जेक्ट को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है वो बताया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि हम लोग एक क्लास में बैठे हैं तो सभी उस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है सभी इंसान हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि उसी क्लास में कुछ जानवर भी बैठे हैं तो जानवर एक ही क्लास में नहीं बैठ सकते, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, इंसान, और जो ऑब्जेक्ट है जानवर, ये दोनों के क्या है, अलग अलग क्या होंगी, कैटेगरीज होंगी, अलग अलग उनका व्यवहार होगा, उनके आधार पर उनको विभक्त किया जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्लासेस होती है कि आपने उन ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से क्लास में विभक्त कर रखा है, किस तरह से उनके प्रारूप, उनके व्यवहार के अनुसार उनको अलग कर रखा है, वो क्लासेस कहलाती हैं, ठीक है। फिर अगर तीसरी टर्मिनोलॉजी होती है हमारे पास क्या, मेथड्स मतलब इंग्लिश बोलते हैं विधियां, विधि, ठीक है। किस तरह जो भी आप ऑब्जेक्ट को क्लास बनाएंगे तो कौन सी क्लास में कौन सी मेथड का उपयोग होगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि 11th क्लास के स्टूडेंट को समझाना है तो उनके लिए उनकी क्लास होगी, उनके लिए उनका बिहेवियर होगा और पढ़ाने के लिए भी उनका बिहेवियर होगा। 12th क्लास है तो उनके लिए उनका अलग से बिहेवियर होगा, उनकी अलग क्लास होगी, उनके स्टूडेंट्स के बिहेवियर और टीचर्स के बिहेवियर पे काम होगा। मतलब हर जगह पे अलग अलग। आप छोटे बच्चे नर्सरी को पढ़ाना है तो नर्सरी के लिए मुझे उसका व्यवहार के अनुसार उसको टीच करना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब है
हर चीज के लिए अपनी अपनी एक मेथड होती है, हर ऑब्जेक्ट और क्लास के आधार पर हमको उसकी मेथड भी डिनोट करनी पड़ती है। तो किस विधि से आप उसको प्रयोग करते हैं, उसके व्यवहार के अनुसार किस तरह से उसको लेते हैं, वो चीजें आती है। फिर आता है इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। जितने भी प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं वो जो अपने वैल्यूज रखते हैं, इंस्टेंस पे वो वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी इंस्टेंस वेरिएबल्स आते हैं। कुछ इतनी तरह की टर्मिनोलॉजीज जो मैं आपको इस टॉपिक में दे रखी है, जो आपको इसमें पढ़ना है, ओके। ये आपको उस पेज पे दे रखी है। अब हम लोग इसमें टर्मिनोलॉजीज के आगे चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। छोटे-छोटे टॉपिक है जो आपको चैप्टर को शुरू करने के लिए चाहिए थे, ठीक है। अब जावा की विशेषताएं जो मैंने लास्ट क्लास जो चैप्टर उसके अंदर आपको बताई थी, ठीक है, जिसमें जावा एक हम जावा की विशेषता बात कर रहे हैं। तो जो लास्ट जो चैप्टर उसमें भी थी कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आपको किस कहीं पे भी निःशुल्क उपस्थित हो सकता है, ठीक है। फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको चलाया जा सकता है, चाहे वो कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई सा भी सिस्टम हो, ठीक है, किसी भी तरीके का लैपटॉप हो, किसी मतलब आप ये देख सकते हैं कोई सी भी प्लेटफॉर्म को आसानी से चलाया जा सकता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म के लिए स्वतंत्र रूप से काम करता है। और इसके साथ में इंटरप्रेटर और कंपाइलर को ये सपोर्ट करता है। इंटरप्रेटर कंपाइलर जैसे जो आपके ऊपर आधारित होती है लैंग्वेज, मतलब इसके अंदर आप मैंने लास्ट उसके अंदर पढ़ा था कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, एक तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, दोनों ट्रांसलेटर उसके ऊपर इस पे पूरी जावा लैंग्वेज आधारित है, ठीक है। इसके अलावा बिल्ट इन ग्राफिक्स का प्रयोग भी इसके अंदर किया जाता है। इसके अंदर अपने स्वयं के कुछ ग्राफिक्स होते हैं जिसको आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की जावा की विशेषताएं हैं जो आपके सामने मैंने बोर्ड पे यूज करी है, लिखी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी कुछ और भी विशेषताएं हैं। जैसे सबसे पहले IDE, ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी, ये भी इसकी विशेषता है। IDE पूरा नाम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब मैंने हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो बताए थे आपको स्क्रीन शेयर करके, उसके अंदर मैंने बताया था कि एक ही स्क्रीन में सभी चीजें आप लोगों को उपलब्ध हो रही है। सब लोगों को उपलब्ध हुआ था क्या, प्रोजेक्ट विंडो हुई थी, लॉगिन आपका जो फॉर्म था वो फॉर्म दिखने लग गया था, डिजाइन विंडो ओपन हुई थी, ठीक है। साथ में आपके पास प्रॉपर्टी विंडो थी, पैलेट विंडो था, और आपका नेविगेटर और आउटपुट सभी एक ही जगह पे उपलब्ध हो रहा था। इसकी वजह से क्या बोलते हैं, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक ही स्थान पर एकत्रीकरण होकर, एकत्रित होकर विकास करके ऐसा माहौल बनाना, किसी भी एप्लीकेशन को विकास करना, ठीक है, ये सब एक ही स्थान पे होना, तो ये क्या कहलाता है, IDE कहलाता है। इसके बाद में हम लोगों का एक टॉपिक है उसके अंदर JVM, ठीक है, जो अभी आपके पास में दे रखी है उसका टॉपिक JVM, ये आपको पेज नंबर 169 में मिल जाएगा। JVM पूरा नाम होता है जावा वर्चुअल मशीन, ओके। जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है, ठीक है, ये क्या करती है, आपके बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करती है। बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम मतलब जैसे ये एक सोर्स कोड है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, सोर्स कोड है, सोर्स कोड को कंपाइलर द्वारा क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, किसमें, बाइट कोड में। अब ध्यान दें, सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड जो कोड आप लिखते हो उस कोड को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का उपयोग किया जाता है, या कंपाइलर, ओके। अब ये जो बाइट कोड निकला है, क्या निकला है हमारे पास, आंसर क्या है, बाइट कोड। तो इस बाइट कोड को मशीन की भाषा में बदलना है हमें, तो मशीन की भाषा में बदलने के लिए किसका उपयोग करना है, इंटरप्रेटर का, ठीक है। इंटरप्रेटर का उपयोग करके हम क्या करेंगे, इसको कायम बदलेंगे मशीन लैंग्वेज में,
ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ने यहाँ पे जो काम किया है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मैं यहाँ पे ब्लॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देगा। तो ये कहलाता है आपका JVM, जावा वर्चुअल मशीन, जो आपके सोर्स कोड को बाइट कोड में और बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ये आपका क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इस टॉपिक को समझे, ठीक है, आपके कोड को कन्वर्ट कराने का काम करता है, ठीक है। फिर आता है आपके पास अगला, जो इसकी विशेषताओं में भी आता है, इसकी टर्मिनोलॉजीज में भी आता है, वो आता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, RAD, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब होता है जब हम लोगों को कुछ क्विक त्वरित, ठीक है, कोई डेवलपमेंट की अनुमति चाहिए होती है, तो हम रैपिडली एप्लीकेशन डेवलपमेंट का उपयोग करते हैं। रैपिड मतलब जो तुरंत जल्दी से त्वरित कार्य हो जाए और ऐसी कोई एप्लीकेशन हम लोगों को विकसित करने होते हैं, तब हम इस चीज का उपयोग करते हैं, ओके। फिर हम लोग के पास आता है सोर्स कोड। क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि सोर्स कोड क्या होता है, ठीक है। जब हम कोई कोड अपने कोड विंडो में लिखते हैं, डिजाइन करते हैं, कोड प्रोग्राम या तो जो टेक्स्ट में लिखा हो, जैसे सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में लिखा हो, ठीक है, जैसी लैंग्वेज के अंदर जो जावा के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, उन सभी को सोर्स कोड कहा जाता है। जो आपकी कोड लैंग्वेज में होता है, डायरेक्ट लैंग्वेज में होता है, टेक्स्ट के रूप में यूज होता है। फिर आता है बाइट कोड, ठीक है, इसके बाद आता है क्या, बाइट कोड। ये सभी हम लोगों को टॉपिक को थ्योरेटिकली समझना है, छोटे-छोटे एक के टॉपिक है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं, आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं। बाइट कोड वो कोड होते हैं जो आपके दिए हुए जो निर्देश होते हैं, लंबे निर्देश होते हैं, लंबे कोड होते हैं, ठीक है, उनको कंपाइलर द्वारा उत्पन्न होते हैं। अभी आपने चित्र बनाया था जिसके अंदर क्या हो रहा था, सोर्स कोड को कायम रखा जा रहा था कंपाइलर द्वारा बाइट कोड में। तो बाइट कोड का निर्माण हमेशा कौन करता है, ठीक है, कंपाइलर करता है। मतलब जो आपके सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट करके बाइट कोड में लाने का काम होता है। बाइट कोड का निर्धारण कैसे होता है, हमेशा कंपाइलर बाइट कोड को उत्पन्न करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है आपके पास GUI। आप लोगों ने ये टॉपिक बहुत बार पढ़ा है। GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है, जो चित्रीय माध्यम से आपके स्क्रीन में काम करे। अभी हम लोगों ने जो जावा की विशेषता आगे भी पढ़ रहे थे, तो बोलते हैं बिल्ट इन ग्राफिक्स का उपयोग होता है। बिल्ट इन ग्राफिक्स का उपयोग मतलब कि जावा के अंदर जो ग्राफिक्स हैं, कोई बिल्ट इन ग्राफिक्स होते हैं, साथ में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब हम लोगों को वहां पे अपने अनुसार किसी भी तरीके के लेबल बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, इनको अपने फॉर्म्स के ऊपर डिजाइन करने की अनुमति मिल जाती है, ठीक है। तो ये GUI का फायदा मिलता है हम लोगों को। इसके बाद में आता है इवेंट। इवेंट का मतलब आप सभी को पता है, इवेंट क्या होता है। इवेंट मतलब किसी भी घटना का घटित होना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है किसी भी घटना का घटित होना जो वर्तमान में हुई है। जैसे हम लोग अगर माउस से क्लिक करा है, तो क्लिक करने पे स्क्रीन पे क्या एक्शन हुई है, क्या एक्शन परफॉर्म हुई है, वो होता है इवेंट, ठीक है। तो इवेंट किस तरह से हम लोग जनरेट करते हैं, वो सारी बातें इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट हम लोग के पास होता है, जैसे टॉपिक होता है, वो होता है टोकन्स, ठीक है। टोकन्स जो है ये भी हम लोग का एक इसका पार्ट है, मैंने यहाँ पीछे जगह ली है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टोकन्स जो होता है वो एक प्रोग्राम की सबसे छोटी व्यक्तिगत इकाई होती है। सबसे छोटी व्यक्तिगत इकाई क्या होती है, टोकन होती है, जिसके अंदर कीवर्ड्स भी आते हैं, आइडेंटिफायर्स भी आते हैं, लिटरल्स भी आते हैं, विराम चिन्ह भी आते हैं, फुल स्टॉप वगैरह, कॉमा वगैरह, पंक्चुएटर मार्क्स जितने भी होते हैं, और ऑपरेटर्स, ये सभी किस में आते हैं, टोकन्स। जितने भी प्रकार के टोकन्स हैं, चाहे वो वेरिएबल हो, आइडेंटिफायर्स हो, कीवर्ड्स हो, ठीक है, विराम चिन्ह, वो सभी हमको टोकन्स के अंदर लेने हैं। इस बात का ध्यान रखें, ओके। आज हम इस टॉपिक में आगे जाके ये पढ़ेंगे कुछ लिटरल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक में नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है, पार्ट 1 के अंदर अभी मैं बता रहा हूँ आपको। अगला टॉपिक है लिटरल्स, ओके। लिटरल्स क्या होता है, ठीक है। लिटरल्स निश्चित डेटा मान वाले आइटम्स को लिटरल कहा जाता है, ठीक है। कौन से मान वाले, यहाँ पे लिख रहा हूं पूरा में, निश्चित डेटा मान वाले
आइटम्स को क्या कहा जाता है, लिटरल्स। मतलब ऐसे आइटम की वैल्यू क्या हो, निश्चित हो, जिसको आप बोल सकते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट वैल्यू है उन्हें लिटरल कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इनके अंदर कौन कौन आता है, तो हम उसके लिए भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन आता है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों के पास आता है इंटीजर लिटरल। ओके, इंटीजर लिटरल क्या होते हैं, इंटीजर लिटरल्स। ठीक है, देखते हैं इंटीजर लिटरल। इंटीजर का मतलब ही होता है इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। मतलब ऐसी संख्या जो पूर्णांक हो, मतलब कोई दशमलव वाली ना हो, ठीक है, पॉइंट्स वाली ना हो, फ्लोटिंग पॉइंट्स ना हो, वो सभी क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, तो इस टाइप के लिटरल मतलब, और वो साथ में जिस भी वैल्यू को दिए जाए, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू दी जाए, वो क्या हो, कांस्टेंट हो, स्थिर हो, निश्चित मान वाली हो। मतलब ये हो जाए, जैसे मैंने बोला 11, ठीक है, 11 जो वैल्यू है, मान लें कि a की वैल्यू दे दी 11, ये 11 वैल्यू हम बदल नहीं सकते। अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम इस वैल्यू को बदलें, तो ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट होती है तो क्या हो गई, लिटरल को मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट भी माना जा सकता है। ठीक है, 11 हुई, 12 हुई, 100 हुई, 101 हुई, कुछ भी वैल्यूज हो जिसमें पॉइंट्स नहीं है, वो सभी क्या है आपके पास इंटीजर लिटरल के काउंटिंग में आते हैं। दूसरा होता है हम लोगों के पास कौन सा, फ्लोटिंग लिटरल्स। ये कौन से होते हैं, ये दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। कौन सी वाली संख्या होती है, दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो किस तरह से बिहेव करके, मान लिया मैंने बोला कि a बराबर 11.7, ठीक है, तो एक दशमलव वाली संख्या आ गई, पॉइंट वाली संख्या आ गई। ठीक है, इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट भी आ गया है और आपका जो पॉइंट के पीछे वाला पार्ट है वो सब दोनों आपको क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पे अगर ये ऐसी वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू आप बदल नहीं सकते हो, लिटरल में कोई सी भी वैल्यू बदल नहीं सकते आप, और पहले बोलते हैं निश्चित डेटा मान वाले जिनकी वैल्यू कभी भी बदल सकती, वो कांस्टेंट जिसको आप बोला जाता है। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके लिटरल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वाले लिटरल जो जैसे एक वैल्यू 11.5 मैंने लिख दिया है, या मैंने आपको बोल दिया 12.4 लिख दिया है, ऐसी कोई भी वैल्यू हो सकती है जो दशमलव में हो, जिनकी वैल्यू बदली जाए, वो सभी क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट में आती है, फ्लोटिंग लिटरल्स के अंदर आती है। ठीक है, फिर होती है बुलियन लिटरल्स। अब बुलियन लिटरल्स क्या होते हैं, जो बुलियन के रूप में यूज होते हैं, इनकी दो ही आंसर आते हैं हमेशा, आपने लास्ट ईयर में पढ़ा ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये दो ही आंसर होते हैं, ये ट्रू और फॉल्स किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू और फॉल्स फिक्स है, यानी किसी वैल्यू की किसी भी वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तो फिक्स रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी, जो ट्रू ही है उसको बदल नहीं सकते, क्या फॉल्स में लिखना है, लेकिन इसके आंसर हमेशा ट्रू और फॉल्स में होते हैं। इसके अलावा आपके पास होते हैं कैरेक्टर लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल जो कोई कैरेक्टर मान लिया a से लेके z या स्मॉल a से लेके स्मॉल z, ठीक है, या कोई सिंबल्स जो आप यूज कर सकते हैं, ये सभी क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। मान लिया a एक कैरेक्टर है, s एक कैरेक्टर है, h एक कैरेक्टर है, a एक कैरेक्टर है। ठीक है, ये सभी क्या है, कैरेक्टर्स की गिनती में आते हैं। ठीक है, मान लिया, चलो हम लोग आगे देखते हैं कि अगला होता है स्ट्रिंग लिटरल्स। कौन सा लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल्स। अब स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है, कैरेक्टर के ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स क्या कहलाते हैं, स्ट्रिंग कहलाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर लिखे a s h a, ये अलग अलग कैरेक्टर है, लेकिन इन कैरेक्टर्स को मैं जोड़ देता हूँ तो क्या बनता है, a s h a आशा, ये क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया आपका। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग कैरेक्टर के अंदर आते हैं, ये लिटरल्स के अंदर आते हैं। और आखिरी होता है हमारे पास कौन सा, नल लिटरल्स। नल मतलब होता है कुछ भी नहीं, मतलब जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं हो, खाली हो, वो सभी नल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आपके पास एग्जांपल के साथ में आपको वो दे रखे हैं इन लोगों ने आपके बुक के अंदर जो पढ़ना है। चलो हम नेक्स्ट जो अगला वीडियो देखेंगे, उस वीडियो के अंदर इसके आगे के टॉपिक्स पार्ट 2 लेके आएंगे, जो आपको थ्योरेटिकली इसको समझना है कि किस तरह से